नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर मयंक सर पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह बहुत ही मस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आप सभी की यहाँ पर चलने जा रही है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर एंड तक जुड़ना है, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जितने भी प्रश्न बताऊंगा वो सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को क्लास को एंड तक देखना है, बीच में छोड़कर नहीं जाना है क्लास को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर जीके के बहुत ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ मैं आपकी ये क्लास लेकर आया हूं। तो आपको क्लास को बीच में स्किप करने की गलती मत करिएगा, इसमें आपका नुकसान होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक निम्नलिखित में से कौन था। जी हां दोस्तों, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें प्रसिद्ध शासक कौन था कुषाण वंश का। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, इसको जन्म किसने दिया। कुषाण वंश का संस्थापक जो था वो था कडफिसस। जी हां, कडफिसस जो था ये कुषाण वंश का संस्थापक था। लेकिन यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो कुषाण वंश का संस्थापक कडफिसस था, लेकिन कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, वो था आपका कनिष्क। ऑप्शन नंबर पहला यहां पर जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर पहला टिक कर लीजिए, बिल्कुल राइट है, ठीक है। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, कनिष्क था, ठीक है। क्योंकि ये प्रसिद्ध इसलिए था क्योंकि ये सबसे प्रतापी और सबसे दमदार शासक था, इसीलिए ये प्रसिद्ध था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पांड्य वंश की राजधानी किस स्थान पर अवस्थित हुआ करती थी। जी हां, पांड्य वंश की राजधानी किस स्थान पर अवस्थित हुआ करती थी। तो यहां पर दोस्तों मदुरई, जितने भी लोगों का ऑप्शन है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मदुरई यहां पर आपका बिल्कुल राइट है। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पांड्य वंश की राजधानी का राज चिन्ह जो था वो क्या था, मछली था। क्या था, मछली। राज चिन्ह क्या था, पांड्य वंश की राजधानी का राज चिन्ह मछली था। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि अष्टप्रधान क्या था। अष्टप्रधान क्या था, अकबर के 8 प्रमुख मंत्रियों का समूह, या जहांगीर के 8 विश्वसनीय सरदारों का समूह, या शिवाजी का 8 सदस्यीय मंत्रिमंडल, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, शिवाजी का 8 सदस्यीय मंत्रिमंडल जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो यहां पर टिक कर लीजिए आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। एक मिनट दोस्तों, चलिए यहां पर तीसरा वाला आप सभी लोग टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा जाता है। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर जितने भी लोगों ने जितने भी लोगों ने बाल गंगाधर तिलक को बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा, जिनको जो है ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता माना जाता है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिराजुद्दीन औला ने किस शहर का नाम अलीगढ़ में परिवर्तित किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये जो शहरों के नामकरण होते हैं, बदले जाते हैं, ये आज से नहीं, बहुत वर्षों से ये चलता आ रहा है। जैसे आज भी देखिए हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं, यूपी में काफी सारे नाम बदले गए। तो ये आज से नहीं है, ये जिसकी सरकार रहती है, जिसका शासन रहता है, उसका हक रहता है, ठीक है, वो अपने हिसाब से बदलता रहता है। तो उस समय सिराजुद्दीन दौला जो है, सिराजुद्दीन दौला ने किस शहर का नाम अलीगढ़ में परिवर्तित किया। तो दोस्तों, यहां पर जितने भी लोगों ने कलकत्ता बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कलकत्ता, यहां पर जितने भी लोगों के ऑप्शंस हैं वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सिराजुद्दौला ने जो है अपने ये जो नामकरण किया था, अलीगढ़ रख दिया था इसका नाम, कलकत्ता का, ये अपने दादाजी के नाम पे,
जी हाँ, अपने दादाजी के नाम पे इन्होंने ये नामकरण किया था। ठीक है, क्योंकि इनके दादाजी जो थे ये 1671 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक, 1671 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक बंगाल के नवाब थे। तो इन्हीं के नाम पे जो है अलीगढ़ नाम रखा गया। ठीक है, अलीनगर नाम रखा गया। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? दामोदर चापेकर या बीडी सावरकर या प्रफुल्ल चाकी या खुदीराम बोस? तो दोस्तों यहां पर जितने भी लोगों ने बीडी सावरकर को बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष या आपका लाला लाजपत राय या बिपिन चंद्र पाल? तो बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर जो है यहां पे क्या हो जाएगा। काफी लोगों ने यहां पर बताना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों यहां पर जितने भी लोगों ने अरविंद घोष बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अंग्रामी संस्था थी? बताने का प्रयास कीजिए। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल यूनियन या इंडियन लीग। बताने का प्रयास कीजिए। यहां पर आपका जो है राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा। काफी लोग यहां पर देखिए बताना स्टार्ट कर दिए हैं। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इंडियन एसोसिएशन जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आप लोग टिक कर लीजिए, इंडियन एसोसिएशन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। बहुत ही मस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। सभी लोग देखिए कमेंट करते रहिए। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? बीजी तिलक, चित्तरंजन दास या एम के गांधी या आपके जे के गोखले? तो दोस्तों यहां पर जितने भी लोगों ने चित्तरंजन दास को बताया है, चित्तरंजन दास, वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला यहां पर बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नौजवान भारत सभा ये सरदार भगत सिंह ने स्थापित की थी। इसकी तैयारी इन्होंने सन 1926 ईस्वी में ही कर दी थी। कब? सन 1926 ईस्वी में ही कर दी थी, जिसे हम लोग नौजवान मतलब यंग इंडिया के नाम से भी जानते हैं, यंग इंडियन एसोसिएशन के भी नाम से जानते हैं। तो यहां पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर तीसरे को बताया है बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ की ओर से पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? देखिए जब मिट्टी और पत्थर के टुकड़े जो है पहाड़ी की तरफ गमन करने लगते हैं, पहाड़ों की तरफ चलने लगते हैं, गमन करने लगते हैं, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? मृदा अपरदन के नाम से। ये आज से ही नहीं, बहुत दिनों से आप लोग जानते हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं, भूगोल की कक्षा में आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा। ठीक है, और ये मृदा अपरदन जो होता है ये कब होता है? जब मिट्टी और पत्थर के टुकड़े पहाड़ों की तरफ गमन करने लगते हैं, या तो वर्षा और नदियों के पानी से भी, वर्षा के पानी से और नदियों के पानी से भी क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे ध्यान से देख लीजिए, टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर पहला वाला। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने फिर से देखिए, बहुत ही अच्छा आ चुका है। एशिया की सबसे लंबी नदी क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी सभी लोग जानते हैं, लेकिन एशिया की सबसे लंबी नदी क्या है? बताने का प्रयास कीजिए। एशिया में आपका भारत देश भी आता है। ठीक है, तो एशिया का सबसे
लंबा नदी कौन सा है? तो यांगसी नदी। जी हां, कौन नदी? यांगसी नदी। ये एशिया का सबसे लंबा नदी है, जिसकी लंबाई की यदि बात करें दोस्तों तो 5,797 किलोमीटर। जी हां, 5,797 किलोमीटर ये लंबी है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कहां पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताने का प्रयास कीजिए। तो भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील, जिसे हम लोग सांभर झील के नाम से जानते हैं, सांभर। जी हां, भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कहां पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है सांभर। जी हां, जिसे हम लोग सांभर झील के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला जो है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई 129 किलोमीटर है। 129 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई की यदि बात करें दोस्तों, तो इसकी चौड़ाई 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर। सभी को क्लियर दिख रहा है ना? और इसकी गहराई की यदि बात करें दोस्तों, गहराई की बात करें तो इसकी गहराई दोस्तों 4 मीटर है। तो ये चीज आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए काफी लोगों ने यहां पर सही बताया है, और जितने भी लोगों ने यहां पर पहला वाला ऑप्शन बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। और दोस्तों इस झील में जो नमक की मात्रा है, भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील है, तो ऑब्वियस सी बात है नमक की मात्रा भी तो इसमें अधिक होगी। तो इस झील में नमक की मात्रा जो है वो 550 टन है। अब टन के बारे में तो आपको बताने की जरूरत है नहीं। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो है पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। लंबाई 129 किलोमीटर, चौड़ाई 13 किलोमीटर, गहराई 4 मीटर है, और इस नदी में जो है नमक की मात्रा 550 टन है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोरापुट में है? पोत निर्माण, विमान निर्माण, लौह एवं इस्पात, या विद्युतीय लोकोमोटिव। तो दोस्तों यहां पर देखिए काफी लोगों ने यहां पर ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया है, विमान निर्माण। जी हाँ, यहां पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरा बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।